Hello, students, welcome you. In nuclear physics BSc part 3rd, we have discussed the previous 10 lectures about the properties of nucleus. नाभिक के गुणों के बारे में हम लोगों ने अब तक पिछले 10 लेक्चर्स में पढ़ा है। इसमें डिटेल में रदरफोर्ड स्कैटरिंग को देखा। इसके अलावा नाभिक के विभिन्न अवयव, कंस्टिट्यूएंट्स, साइज, डेंसिटी, चार्जेस, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल, क्वाड्रपोल पेरिटी, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को नाभिक के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इससे आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आइसो स्पिन या आइसोबारिक स्पिन एक ही चीज़ होती है, समस्थानिक या समबारिक स्पिन। ये आपके लिए बट नेचुरल एक नया शब्द है, प्रॉपर्टी है नाभिक की। इसके अलावा नाभिक का द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि, ये आपको अब पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ इस वीक में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। आपकी 3 दिन क्लास होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो 3 दिन क्लास के अनुसार ही कंटिन्यू 3 आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, यूट्यूब के ज़रिए भी और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी। तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें और मुझे आशा है कि जल्दी ही ये जो वैश्विक महामारी का दौर है और एक क्रूशियल टाइम है, ये जल्दी ही अब समाप्त होगा और हम लोग जल्दी ही एक आमने सामने बैठ कर के और अध्ययन करेंगे, क्लासरूम टीचिंग होगी। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये लेक्चर 11। विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे उसमें आज है आइसो स्पिन। समस्थानिक प्रचक्रण या आइसोबारिक स्पिन एक ही चीज़ होती है। ये समस्थानिक प्रचक्रण या समभारिक प्रचक्रण, जैसा कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम लोग देख चुके हैं कि नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश से संबंधित कण प्रोटॉन होते हैं। दूसरे कण न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब इन दोनों की अलग अलग पहचान कैसे करें? इनके मासेस एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, तो द्रव्यमान के आधार पर भी इनको नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता, पहचाना जा सकता। इसमें ये कण निश्चित रूप से पॉजिटिव कण हैं, लेकिन इन कणों का आवेश उदासीन है, इनका कोई आवेश नहीं होता। स्पिन की बात करते हैं तो इनकी स्पिन दोनों की ही 1/2 स्पिन होती है। दोनों ही कण फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की पालना करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों कणों में पूरी तरह से समानता है। इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी काम में लेते हैं।
इनकी प्रॉपर्टी कि इसका नाम आइसो स्पिन होता है, और इस आइसो स्पिन की वैल्यू I इज इक्वल टू 1/2 होती है। ये दोनों के लिए है, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए। लेकिन इनका ओरिएंटेशन हम देखें तो इसके 3 घटक IX, IY और IZ कहें या इसको I3 कहें। ये तीसरा घटक, इस घटक के आधार पर हम इन दोनों कणों को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अनुसार I3 या IZ इज इक्वल टू +½ इट इज फॉर प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के लिए होता है, और इट्स वैल्यू इज -½ इट इज फॉर न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन के लिए -½ होता है। तो आइसो स्पिन वह नाभिकीय गुण है जिसके तृतीय घटक के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। अदरवाइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही कण एक दूसरे की एक समान अभिव्यक्ति के कण हैं। तो इस प्रकार से हम आइसो स्पिन को परिभाषित करते हैं। ये इस रूप में हमने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाभिकीय प्रचक्रण के रूप में ये संभारिक प्रचक्रण या समस्थानिक प्रचक्रण, इट इज द आइसो स्पिन। नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, समानताएं हैं, द्रव्यमान दोनों के एक समान हैं, कोणीय संवेग भी एक समान है। इनके मध्य की अन्योन्य क्रियाएं भी एक समान होती हैं। अन्योन्य क्रियाओं में नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल जो भी हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य बल, ये भी लगभग एक ही प्रकार के बल होते हैं, एक ही प्रकार की अन्योन्य क्रिया है। इसलिए इन दोनों कणों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक अलग अलग करने के लिए एक क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर का उपयोग करते हैं, और इसको हम आइसो स्पिन कहा जाता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों ही कणों के लिए आइसो स्पिन का मान 1/2 होता है। लेकिन आइसो स्पिन का तीसरा घटक, तृतीय घटक, जिसको अपन IZ या I3 से कहें, तो इट्स वैल्यू इज +-½ इसमें प्रोटॉन के लिए 1/2 होती है और न्यूट्रॉन के लिए -1/2 होती है। तो ये दो बातें हैं, इसमें ये दो अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं आइसो स्पिन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार से हम एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। दो तथ्य इनमें कहा जा सकता है कि नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही कण की अभिव्यक्ति हैं, एक जैसे कण हैं, एक ही प्रकार के कण हैं, अभिव्यक्तियां इनकी अलग अलग हैं। इसे आइसो स्पिन कैपिटल I के तीसरे घटक के द्वारा पृथक पृथक किया जाता है। और दूसरी, नाभिकीय क्रियाओं में I हमेशा कंजर्व्ड माना जाता है, यानी कि संरक्षित माना जाता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो ये एक आइसो स्पिन के रूप में विद्यार्थियों, ये समस्थानिक चक्रण आइसो स्पिन है। शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में। आइसो स्पिन के लिए हम अलग अलग एक्सप्लेनेशन में ये देखें कि नाभिक की अवस्था में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये एक आइसो स्पिन का एक हल्का सा आपको आइडिया है। पार्टिकल फिजिक्स से संबंधित जब टॉपिक आएगा, इसका जो यूनिट होगी कण भौतिकी, वहाँ आइसो स्पिन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अलग अलग कणों की आइसो स्पिन्स को देखना है, जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, जिनमें मेनली हाइपरॉन्स जो होते हैं, हाइपरॉन्स, इनमें कायोन, सिग्मा, तो ये सारे के सारे काई हाइपरॉन्स, तो इनकी आइसो स्पिन्स अलग अलग होती हैं। इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है
नाभिकों का वर्गीकरण, कि नाभिकों को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये सिंपल 3-4 तरह से हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं। पहला समस्थानिक नाभिक, दूसरा संभारिक नाभिक, तीसरा समन्यूट्रॉनिक नाभिक और चौथा दर्पण नाभिक। समस्थानिक नाभिक में आप लोग पढ़ते रहे हैं कि प्रोटॉन संख्या Z एक समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि उदाहरण ऑक्सीजन, प्रोटॉन संख्या 8, ऑक्सीजन प्रोटॉन संख्या 8, लेकिन इसका वेट द्रव्यमान संख्या 16 और इसका ये 17 है। इसी तरह से कार्बन के केस में कार्बन 6 प्रोटॉन संख्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन ये 12 और ये 13। तो इनमें इस प्रकार से हम समस्थानिक नाभिक को परिभाषित करते हैं। दूसरे प्रकार का नाभिक है संभारिक नाभिक, आइसोबैरिक न्यूक्लियाई। इसमें एटॉमिक वेट नंबर A इट इज सेम, जबकि Z परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका भार एक समान होगा, द्रव्यमान संख्या एक समान होगी। जैसे कि कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, तो इनका A 14 है, लेकिन इसमें परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन की ये 7। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम संभारिक नाभिक कहते हैं। तीसरे प्रकार के हैं समन्यूट्रॉनिक न्यूक्लियाई। समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में जैसे इनको कहा जाएगा समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन न्यूक्लियाइस। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या और परमाणु भार ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे C13 6, अब इसमें प्रोटॉन संख्या 6 और 13 एटॉमिक वेट, तो कितने 7 न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 7 होगी। इधर भी नाइट्रोजन 7 14, तो यहाँ पर भी 7, इसका मतलब न्यूट्रॉन संख्या इनमें दोनों में 7 होगी। इस प्रकार के नाभिकों को सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहा जाएगा। और एक ये है दर्पण नाभिक, इसके बारे में प्राय एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं। दर्पण नाभिक क्या होता है? तो दर्पण नाभिक के बारे में आप थोड़ा सा ये देख लें कि दर्पण नाभिक वे नाभिक हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या तो एक समान होती है, लेकिन प्रोटॉन संख्या इंटरचेंज होती है। एक में जितनी प्रोटॉन संख्या है दूसरे में उतनी न्यूट्रॉन की संख्या होगी, और दूसरे में जितनी न्यूट्रॉन की संख्या पहले में उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। जैसे बेरिलियम और लिथियम, तो बेरिलियम में इन दोनों का वेट 7 है एटॉमिक वेट, लेकिन बेरिलियम में परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या, और इसमें प्रोटॉन संख्या 3। तो इसमें प्रोटॉन संख्या 4 होने से न्यूट्रॉन की संख्या रह गई 3, और यहाँ प्रोटॉन संख्या 4 होने पर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है 4। तो ये इंटरचेंज हो गए Z4 और N3, इधर Z3 और N4। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम नाम देते हैं दर्पण नाभिक। तो ये एक छोटा सा आइडिया है कि नाभिकों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। तीसरे प्रकार की अगली जो बात है वो है द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें तो विद्यार्थियों, जैसे मान लिया जाए कि कोई नाभिक है, या हम ये कहें कि परमाणु, तो पूरे के पूरे परमाणु में ये तो इसका नाभिक हो गया, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका वेट हम देखें तो इसका वेट मान लिया जाए A है, A वेट। तो इस A वेट में क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी संख्या में है? ये आएगा N मान लेते हैं, प्लस दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन्स, इनकी संख्या Z होती है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी संख्या A माइनस Z होती है। तो ये इन सब सारे के सारे परमाणु का भार हो गया, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भार, प्लस जितने भी प्रोटॉन हैं उनका भार, प्लस जितने भी न्यूट्रॉन हैं इन सब का भार। इनमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के भार को कम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर नाभिक का भार रह जाएगा ये। तो नाभिक का भार ये कितना होगा? ये हो जाएगा प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। विद्यार्थियों, शायद ये आप समझते होंगे,
जेड परमाणु क्रमांक, इसका मतलब है प्रोटॉन संख्या। और दूसरा ए इसका द्रव्यमान संख्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यानी कि टोटल द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कुल संख्या ये है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या में ए, इसमें से जेड को घटा दिया जाए प्रोटॉनों की संख्या, तो केवल ये न्यूट्रॉनों की संख्या रह जाएगी। तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इंटू न्यूट्रॉन की संख्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू प्रोटॉनों की संख्या। ये तो हो गया नाभिक का पूरा भार। और दूसरी बात यह है कि हम इस पूरे बंधे हुए नाभिक का वेट देखें, तो ये तो अलग अलग कणों का द्रव्यमान हो गया, और इन सब नाभिक के पूरे नाभिक का वेट देखते हैं, और ये हम मान लेते हैं m डैश, इट इज द वेट ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस। तो हम ये देखते हैं कि m इज नॉट इक्वल टू m डैश। मैं समझता हूं शायद ये आपको समझ में आई होगी बात। यद्यपि नाभिक में प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और इनका द्रव्यमान m डैश, और सारे इस नाभिकों में अलग अलग प्रोटॉनों का द्रव्यमान, अलग अलग न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, सबको जोड़ा जाए तो ये द्रव्यमान a m, इन दोनों में अंतर होता है। और हम ये देखते हैं कि m इज ग्रेटर देन m डैश, m इज ग्रेटर देन m डैश, यानी कि अलग अलग कणों के अलग अलग द्रव्यमानों का योग कंप्लीट नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा है। तो इसका मतलब m माइनस m डैश वेट, यानी कि डेल्टा m, ये वेट कहां जाएगा फिर? ये वेट बचा अलग अलग कणों का द्रव्यमान, सबका इकट्ठा कर लिया, और या पूरे सिस्टम का, पूरे नाभिक का, इन दोनों में अंतर आया, और ये डिफरेंस ही आया डेल्टा m। तो ये विद्यार्थी, ये जो डेल्टा m होता है, इसका नाम होता है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। और इस डेल्टा m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये डेल्टा E ऊर्जा होगी। ये डेल्टा E ऊर्जा वो ऊर्जा होगी जो जिससे ये नाभिक बंधा हुआ होता है, ये नाभिक पूरा का पूरा बंधा हुआ है। तो ये डेल्टा E ऊर्जा को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ये है। तो यहाँ हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी क्लास में मान लिया जाए 50 विद्यार्थी हैं, और इन 50 विद्यार्थियों को अलग अलग वेट किया जाए, और फिर उन सब का योग ले लिया जाए, तो वो तो योग होगा m। और इन सारे 50 विद्यार्थियों को सबको क्लास में बैठा करके सारी क्लास के विद्यार्थियों का एक साथ वेट लिया जाए, जो नाभिक के रूप में होगा, वो m डैश होगा। तो इन दोनों में अंतर है, और ये अंतर क्यों है? तो ये अंतर बाइंडिंग एनर्जी के कारण है। ये बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें, बाइंडिंग एनर्जी जिसमें कि सारे कणों को एकत्र करने पर उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल हैं, और इन आकर्षण बलों से जब हम इनको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी, और ये ऊर्जा की जो मात्रा होगी ये द्रव्यमान क्षति के रूप में होती है। तो मैं समझता हूँ शायद आपने ये द्रव्यमान क्षति और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में इसको समझा है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि माना एक परमाणु X है, इसको हम निरूपित कर सकते हैं XZA, यानी कि Z इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z A द्रव्यमान संख्या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी, दोनों का योग। इसमें नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान होता है। ये हम मान के चलते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से संबंधित है। मान लेते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान स्मॉल m, इसको हम निरूपित कर दें AZ से, A द्रव्यमान संख्या और Z इसमें परमाणु क्रमांक।
सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान mz, दैट इज z इंटू mp। mp का मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और इसको z संख्या से गुणा कर दिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn यानी कि a माइनस z इंटू mn। मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि a, ये हम कहें कि a ये जो है कोई x कोई पदार्थ है, इसमें z परमाणु क्रमांक, a मास नंबर। परमाणु क्रमांक z का अर्थ होता है z प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन नंबर, और a इट इज मास नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन भी आएंगे प्लस न्यूट्रॉन भी आएंगे, दोनों की संख्याएं होंगी। और इन दोनों की संख्याओं में से टोटल में से अगर प्रोटॉन संख्या को घटा दिया जाए, यानी कि a माइनस जेड ये कर दिया जाए, तो ये संख्या किसकी रहेगी फिर? इट इज न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो इट विल बी द न्यूट्रॉन नंबर। तो a माइनस जेड इट इज न्यूट्रॉन नंबर, और इस न्यूट्रॉन नंबर को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करते हैं। तो ये किसी नाभिक जिसमें केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दें, परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो केवल नाभिक रह गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, का द्रव्यमान इसके सभी नाभिकीय कणों यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों से कम होता है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये कम होता है। द्रव्यमान की इस कमी को हम द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम कहते हैं, और इससे संबंधित ऊर्जा को ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ एम यानी कि संपूर्ण नाभिक का द्रव्यमान Az इट इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होता किससे? केवल प्रोटॉनों के द्रव्यमान से और केवल न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से। तो इसमें अंतर आएगा, और कितना अंतर आया? ये पूरा का पूरा, ये द्रव्यमान तो अलग अलग घटकों का द्रव्यमान और ये अकेले नाभिक का द्रव्यमान, ये इनमें दोनों में अंतर है। तो ये अंतर द्रव्यमान क्षति, और इसको अगर हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बंधन ऊर्जा, इसको कहा जाएगा बंधन ऊर्जा। और एक बंधन ऊर्जा का निरूपण करते हैं हम 1 एटॉमिक मास यूनिट में। एक एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट में जो वेट, या अगर इसको द्रव्यमान के रूप में लिखें तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, ये द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमें ये वैल्यू मिलती है 931.5 MeV। किस तरह से करते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको भी देख लें, जान लें कि इसमें मान लिया जाए कि m इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg। ये द्रव्यमान है 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU का। और ऊर्जा जो होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मीन्स E इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 इंटू 3 × 10⁸, इसका वर्ग, ये बनेगा जूल। और इस जूल को कन्वर्ट करें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.66 × 10⁻27 इंटू 9 × 10⁻16, इसको वर्ग को खोल दिया हमने। अब इसमें भाग लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.66 × 10⁻27 इंटू 9 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मीन्स 10⁻6 का इसमें भाग लग जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये मान निकल के आता है 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट
AMU, इसको लिखा जाता है 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा एटॉमिक मास यूनिट के रूप में होती है। So it is the value of 1 atomic mass unit is equal to 931.5 into 10 raised to the power of 5 MeV, mega electron volt। ओके विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन गुणांक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नाभिक के बारे में। इट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन गुणांक F से निरूपित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है F द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान संख्या, इनके अनुपात को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। किसी परमाणु या नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा M एवं द्रव्यमान संख्या A के अनुपात को संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान क्षति इज इक्वल टू डेल्टा M। इट इज M माइनस A। ये M तो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान हो गया, और ये अकेले नाभिक का द्रव्यमान, इन दोनों के बीच का अंतर। पैकिंग फ्रैक्शन F इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है द्रव्यमान संख्या से, A से, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन होगा। और संकुलन गुणांक एवं प्रति नाभिकीय कण बंधन ऊर्जा, ये दो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, एक तो संकुलन गुणांक की और दूसरी प्रति नाभिकीय कण बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी नाभिक की, लेकिन उसको भी जितने भी उसमें नाभिकीय कण हैं उनसे भाग देते हैं, तो प्रति नाभिकीय कण, ये दोनों चीजें हमें अगर पता है तो नाभिक का स्थायित्व किस प्रकार का है, इस चीज का हमें पता लगता है। अगले चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ लेकर के हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा सा, कि पैकिंग फ्रैक्शन ये पॉजिटिव भी होता है, तो इधर तो ये पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव होता है। इसमें लगभग 12 से ये 12, ये M है। द्रव्यमान संख्या लगभग 12 से लेकर के 12 से और लगभग 130 द्रव्यमान संख्या के नाभिकों के लिए तो ये होता है धनात्मक, यानी कि ये ऊपर ऊपर का है, तो ये धनात्मक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये नीचे, इसकी वैल्यू यानी कि लेस देन 12, सॉरी, इससे इनके बीच का ये वाला तो ऋणात्मक होता है, इसके ऊपर वाला धनात्मक। तो M लेस देन 12, 12 से कम और 175, लगभग 175 से आगे, ये 175 से आगे, तो ये जो है यहाँ का पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और ऐसे नाभिक जिनका पैकिंग फ्रैक्शन धनात्मक है, ये नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैकिंग फ्रैक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। और अगर नाभिक इस दरमियान है जहाँ पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, तो नाभिक स्थायी होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव है ऊपर का, तो नाभिक अस्थायी होते हैं। C12, इसके लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन को 0 मान के चलते हैं M बराबर 12 के लिए। इसीलिए जितने भी द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं परमाणु या परमाणु इनके नाभिकीय कणों का, वो C12 के रेशो में ही ज्ञात किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी नाभिक से संबंधित। अब नाभिक के द्रव्यमान की ओर हमें बढ़ना है, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।